जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारी नई सीरीज चल रही है मध्यकालीन भारत में, उसमें हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में बहुत ही अच्छे से देख लिया हुआ है। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और भारत में जो सल्तनत काल की स्थापना हुई है उसके बारे में देखेंगे। सल्तनत काल में गुलाम वंश, पहला जो वंश होता है वो गुलाम वंश होता है। उसके अंतर्गत कौन कौन सुल्तान बनता है, कौन कौन भारत का सुल्तान बनता है, कौन गुलाम वंश का वास्तविक सुल्तान होता है, ये क्वेश्चन इस समय पर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो उन सबको देखते हुए आज हम अपनी ये नया वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसका समय काल कितना है? 1206 से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में अगर आपको याद होगा तो पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इब्राहिम लोदी उस युद्ध में हार जाते हैं और उसी के साथ में जो दिल्ली सल्तनत होती है, जो सल्तनत काल होता है, वो समाप्त हो जाता है और मुगल काल की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो हमें 1206 से लेकर 1526 तक का जो समय काल है उसके बारे में हमें मतलब देखना है, जिनको हम दो वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहला वीडियो गुलाम वंश है, सबसे ज़्यादा गुलाम वंश ही है, तो इसके बारे में आज हम देखना शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ये कौन थे? ये महमूद गौरी के जो गुलाम हुआ करते थे। उसके गौरी के जो चार खास गुलाम थे, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? अपने जीते हुए क्षेत्र को, जो उसने क्षेत्र मान लीजिए जो इस तरह से क्षेत्र जीता हुआ था, तो जो भारत वाला क्षेत्र था वो दे दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। यलदौज को जो उसका मूल क्षेत्र था अफगानिस्तान का, उसे दे दिया था। इस तरह से उसने अपने क्षेत्र को चारों लोगों में वो कर दिया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जब ये भारत वाला क्षेत्र मिल जाता है ना, तो 1206 तक तो देखो वही जिंदा रहता है, महमूद गौरी ही जिंदा रहता है, तो ये उसका गुलाम होता है। 1206 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजपाट शुरू करते हैं भारत में। ठीक है, तो इस वजह से 1206 से लेकर 1210 तक का जो इनका समयकाल होता है वो इनका समयकाल बोला जाता है। इसके बारे में पूछा जाता है कि किस वंश से था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये मामलूक वंश से था। ठीक है, इसको उपाधि मिली थी लाख वस्क की उपाधि मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वस्क की उपाधि मिली थी। वो क्यों? क्योंकि बहुत ही दयालु था। जो कोई जिसको जो चाहिए वो सबको आ जाओ ले जाओ, तो मतलब दयालु हृदय वाले को लाख बख्श बोलते थे उस समय पे। राजधानी इसकी लाहौर थी उस समय पे। इसने उपाधि जो धारण की हुई थी, ठीक है, लाख बख्श की होगी, इसको जो पदवी जो मिली हुई थी वो मिली हुई थी सिपह सालार की। इसने सेनापति की पदवी से ही राज किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठा है। गौरी की मृत्यु के बाद भी, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी यह सिर्फ सिपाही सालार ही रहता है, सिर्फ सेनापति के पद पर ही रहते हुए यह कार्य करता है, यह सुल्तान नहीं बनता है। ठीक है, इसका गुलाम था इसका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका गुलाम था, जो कि बदायूं का राज्यपाल था। बदायूं का राज्यपाल इसने ही बनाया था इल्तुतमिश को, अपने गुलाम को। इसके बारे में अंतिम फैक्ट ये है कि इसकी चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान, जो कि इसको दूसरा नाम, वर्तमान नाम पोलो भी बोलते हैं, उस समय पे चौगान बोलते थे, तो वो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। तो ये सिर्फ 4 वर्ष ही राज कर पाता है। इसके बाद होता क्या है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जूड़ का युद्ध होता है, क्योंकि इसका जो बेटा होता है ना आराम सा, वो बन जाता है राजा। इसकी मृत्यु के बाद में आराम सा राजा बन जाता है। लेकिन जो इसका गुलाम होता है ना इल्तुतमिश, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जो परंपरा ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो सुल्तान बना था ना, वो किसी का गुलाम था। तो इल्तुतमिश जो इसका गुलाम था, तो इसने ये बात बोली कि जब राजा का गुलाम ही राजा बनता है तो फिर बेटा कैसे राजा बन सकता है। तो इसने वहाँ पर जाके हमला किया और उस पर हमला करके बोला कि गुलाम ही राजा बनेगा। और आगे चल के जो इल्तुतमिश होता है वो युद्ध जीत जाता है, जिसके साथ में गुलाम वंश का राजा कौन बनता है? इल्तुतमिश राजा बनता है। और आराम सा जो ऐबक का पुत्र होता है वो हार जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो राजा बनता है वो इल्तुतमिश, जो कि फेमस राजा बनता है और काफ़ी कार्य भी करता है ये। इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। इसका जो वंश था ना, वो वंश था हमारा इलवारी वंश। इलवारी वंश का ये राजा था। इलवारी वंश था इसका, सुल्तान तो ये भारत पे था। ठीक है, इसका समयकाल देख लेते हैं। 1211 से 1236 तक, करीब 25 वर्ष तक ये राज करता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये सिंहासन पर बैठता है, ये सुल्तान बनता है और सुल्तान बन के कार्य करता है। इसका जो मालिक था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कभी सुल्तान नहीं बना, वो सेनापति के पद पर रहते हुए ही उसने सारे कार्य किए हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये क्वेश्चन
बहुत रिपीट होता है। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भैया अच्छे से याद कर लो, जो ये इल्तुतमिश साहब हैं यही दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक हुए हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हाँ, इसे भारत का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को भारत का प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको उपाधि मिली थी, बगदाद के खलीफा ने दी थी। अगर आपको पिछला वीडियो अगर याद होगा तो उसमें हमने बताया था कि बगदाद जो था ना, तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी, जितने भी मुस्लिम देश थे उस पूरे मध्य एशिया के क्षेत्र में, उन सब का जो उस समय का वो था ना, एक तरह से सम्राट, मतलब सुल्तानों का भी सुल्तान, वो था बगदाद का खलीफा था। तो वो खलीफा जिसको उपाधि दे देता था वो उपाधि उसकी हो जाती थी। तो भारत के प्रथम सुल्तान की उपाधि इसको मिली थी, इल्तुतमिश को, बगदाद के खलीफा से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1215-16 में यलदौज के साथ तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन का तीसरा युद्ध होता है। आपको तराइन के पहले और दूसरे युद्ध दोनों आपको पता ही होंगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होते हैं। 1191 में जो मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, और 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और 1192 में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, अब इसमें तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है, तो इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यलदौज को मार दे, यलदौज की हत्या करवा के या फिर इसको भगा के कुल मिला के ये जीत जाता है। इसके बाद से फिर जो मध्यकालीन जो वो आए हैं, उनके फिर जो वो क्षेत्र था, जो गजनी उस समय का क्षेत्र था, तो वहाँ से फिर आक्रमण नहीं हुए हैं, क्योंकि गजनी से पहले आक्रमण होते रहे। महमूद गजनवी भी वहीं से आया, गौरी भी वहीं से आया, फिर ये यलदौज भी, जो कि कुतुब उसका गौरी का ही सेवक था, गुलाम था, वही था। तो इसका भी आक्रमण होता है, लेकिन तराइन में इल्तुतमिश जीत जाता है और इसकी हत्या करवा देता है। इसके बाद होता क्या है कि 1211 में चंगेज खां मंगोल का आक्रमण होता है भारत पर। लेकिन देखने, अगर आपने सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा कि चंगेज खां ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया। आपने ये भी सुना होगा, लेकिन वो भी सही है, ये भी सही है। 1221 में चंगेज खां जो होता है, मंगोल आक्रमण होता है, वो भारत पर आक्रमण तो होता है, लेकिन उसके पीछे एक रीजन होता है। क्या होता है कि जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या करके, जलालुद्दीन मंगवर्नी, फारस में ख्वारिज्म शासन हो रहा था। फारस, ईरान, वर्तमान का जो ईरान है, वहाँ पर ख्वारिज्म शासक, जो ख्वारिज्म वंश का राज चल रहा था, तो वहाँ का ये एक तरह से वो था, राजकुमार था एक तरह से। कौन? जलालुद्दीन मंगवर्नी। तो चंगेज खां फारस पर आक्रमण करता है, वहाँ पे अपना जितने भी गुलाम होते हैं सबकी हत्या करवा देता है, क्योंकि वो हत्या बहुत ज़्यादा वो करता था, पता ही है उसके बारे में। तो ये क्या होता है कि मंगवर्नी होता है, जो होता है वो दौड़कर भारत आ जाता है, मतलब किसी तरीके से वो भारत में आ जाता है, और भारत के जो इल्तुतमिश होता है उससे मांगता है कि आप हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन चंगेज खां जो होता है, तो सिंधु नदी के क्षेत्र में, जो सिंधु नदी है उसके पार पर वो होता है चंगेज खां, वो इल्तुतमिश को मैसेज भिजवाता है कि अगर तुमने इसको हमें नहीं सौंपा तो हम भारत पर आक्रमण वो करेंगे। तो ये इल्तुतमिश क्या करता है, ये जलालुद्दीन मंगवर्नी को सौंप देता है कि ये आप लीजिए, और हम, मतलब जलालुद्दीन मंगवर्नी की सहायता नहीं करता है। तो इस तरह से भारत पर आक्रमण होने से बचा लेता है इल्तुतमिश उस समय पर, जब चंगेज खां होता है। चंगेज खां की मृत्यु के बाद तो फिर मंगोलों के बहुत आक्रमण हुए हैं, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही 4-5 आक्रमण तो उसी के समय हुए हैं, और उसी ने सबसे ज़्यादा हराया है मंगोलों को बाद में। ठीक है, तो इस तरह से चंगेज खां आक्रमण नहीं करता, लेकिन मंगोलों के आक्रमण भारत में होते हैं। तो ये जलालुद्दीन मंगवर्नी वाला जो किस्सा है वो आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद में एक और क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीतल ये क्या है, और टंका ये क्या है। तो जो टंका होता था, ये होता था चांदी का सिक्का, और जीतल होता था तांबे का सिक्का। तो इसने, इल्तुतमिश ने ही टंका और जीतल का चलवाए थे, इसने सिक्के चलवाना शुरू करवाए थे। टंके मतलब चांदी का सिक्का, और जीतल मतलब तांबे का सिक्का। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किसने चालू करवाए थे। ठीक है, उसमें मुगल के भी नाम होते हैं, सल्तनत काल के भी नाम होते हैं, सबके नाम होते हैं। तो हमें याद रखना है कि ये सिक्के किसने चलवाए थे। इल्तुतमिश जो शासक था उसने ये वाले सिक्के सारे वो करवाए थे, चलवाए थे। ठीक है, इसके बारे में एक और फैक्ट है कि इसने एकता प्रथा की शुरुआत करवाई थी। एकता प्रथा की शुरुआत करवाई थी इसी ने, और इसका अधिकारी जो होता था वो होता था एकता अधिकारी होता था। एकता अधिकारी होता क्या था, जैसे अगर आप ये देखेंगे, ये मान लीजिए भारत का एक, चलिए ठीक है भारत नहीं बनाना है, जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है इस तरीके से, तो ये पता है छोटे छोटे क्षेत्रों में भी इसने बांट दिया था। पूरे जो अपना राज्य था उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में इसने बांट दिया था। तो फिर क्या किया था कि प्रत्येक क्षेत्र का एक जो उसका अधिकारी होता था, और उसी क्षेत्र को उसने बोल दिया था एकता। उसी को हम क्या बोलते थे, प्रांत भी बोलते थे। वही जो विचारधारा तो वही आगे चलकर इस समय पर राज्य के तौर पर वर्तमान में है। तो ये यही थी एकता जो प्रथा थी। इसी से पूरा उनका टैक्स आता था, मतलब जितना भी एग्रीकल्चर से जितना भी टैक्स आता था वो एकता के अंतर्गत ही आता था इसे। ठीक है, इसने तुस्कान ए चहलगामी दल चालीसा का गठन किया।
जो इल्तुतमिश था उसने तुस्कान ए चहलगामी दल चालीसा गठन किया। ये क्या होता था, ये 40 मंत्रियों का संगठन होता था। मंत्री मान लीजिए, ये 40 सेनापति मान लीजिए, उनका संगठन होता था ये, ठीक है। 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा होता है। 1229 में, पिछली वीडियो में मैं बताया था। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। राजधानी पहले लाहौर थी, यही दिल्ली लेकर आया था। इल्तुतमिश ही जो सल्तनत काल की राजधानी दिल्ली लेकर आया था। कलिंजर के युद्ध में इसकी बेटी इसकी मदद करती है। इसके 4 बेटे होते हैं, इल्तुतमिश के 4 बेटे होते हैं, चारों निकम्मे और नालायक होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बेटी होती है वो इसकी सहायता करती है। इस वजह से ये चाहता है कि मेरी मरने के बाद जो सल्तनत का जो अगला सुल्तान बनेगा वो मेरी बेटी ही बनेगी। वो अपनी बेटी को ही सुल्तान बनाना चाहता था। और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसका मकबरा कुतुब मीनार क्षेत्र में बनवाया जाता है, ठीक है। तो उसकी मृत्यु के बाद में क्या होता है कि 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो उसका बेटा होता है वो बनता है राजा। क्यों? क्योंकि उसको मतलब ये होता है कि अब मेरे जो फादर थे उनका इंतकाल हो गया है, तो वो ये इसमें राजा बन जाता है और वो सिंहासन पर बैठ जाता है। तो होता क्या है कि जो उसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान, वो लाल पोशाक पहनकर, जो उसकी जनता होती है ना, जो जहां की राजधानी थी, राजधानी क्षेत्र में वो लाल पोशाक पहनकर निकलती है और जनता का समर्थन लेती है वो, ठीक है। जनता का समर्थन लेती है कि जो आपके सुल्तान थे उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी को सुल्तान बनाएंगे, ये सुल्तान बन गया, तो वो अपने भाई के खिलाफ ही जनता को भड़का देती है। तो जनता के समर्थन से रजिया सुल्तान सुल्तान बन जाती है और सल्तनत काल की पहली महिला शासिका जो राजा बनती है, ठीक है। इस तरह से ये रजिया सुल्तान जो है वो 1236 से लेकर 1240 तक 4 वर्ष के लिए ही लेकिन वो राज करती हैं रजिया सुल्तान। इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी विश्वास पात्र 2 लोग थे। एतकीन बदायूं का इक़्तिदार, जहाँ का राज्यपाल कौन था, जहाँ का इल्तुतमिश राज्यपाल हुआ करता था वहीं का इक़्तिदार था कौन, एतकीन। और दूसरा था जोथालतूनिया। एतकीन और अल्तूनिया ये दोनों ही इसके विश्वास पात्र थे। ये अल्तूनिया कहाँ का था, भटिंडा का इक़्तिदार था, ठीक है। इसके अलावा रजिया सुल्तान के बारे में जब भी इतिहास में पढ़ा जाता है तो याकूत खान का नाम जरूर आता है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह इल्तुतमिश के घोड़े का संरक्षक था। याकूत खान इल्तुतमिश के घोड़े का संरक्षक था, फिर ये रजिया के घोड़े का भी संरक्षक बन जाता है। इसके बाद में होता क्या है कि एक सिर्फ घोड़े के संरक्षक को उस क्षेत्र का चीफ बना दिया जाए। रजिया इसे अमीर ए अखूर की उपाधि देती है। अमीर अखूर इसको बना देती है। अमीर अखूर कौन था, शाही अस्तबल का जो हेड था, वो इसको बना देती है। अब आप ये मानिए किसी सैनिक को, सिर्फ एक सैनिक जो कि मतलब सिर्फ वो घोड़े का संरक्षक है, वो युद्ध में भी नहीं जाता है, उसको आप शाही अस्तबल का, जैसे इस समय मान लीजिए कि ब्रह्मोस मिसाइल कहीं रखी हुई है, उसका कोई हेड बना दिया जाए। ऐसा आदमी लोकल आदमी है जो सिर्फ मतलब एक बंदूक वगैरह सिर्फ वो रखता है कि केवल एक छोटे से उसका है, उसको हेड बना दिया जाए ब्रह्मोस मिसाइल का, तो जनता के दिमाग में बात तो उठेगी कुछ ना कुछ। तो इस तरह से बहुत सी बातें होती हैं, बहुत ही होता है। तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि याकूत खान और रजिया सुल्तान का आपस में मतलब कुछ संबंध थे, इस तरीके से ये बोलते भी हैं। तो फिर होता क्या है, 1240 में अल्तुनिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। 1240 जबकि इसका अंतिम वर्ष है, उसी समय पर अल्तुनिया खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। एवं जब स्वतंत्र घोषित कर लेगा तो याकूत खान के साथ में जो रजिया सुल्तान है वो जाती हैं भटिंडा अल्तुनिया को समझाने। लेकिन होता क्या है कि अल्तुनिया याकूत खान की हत्या कर देता है और रजिया को कैद कर लेता है। जो अल्तुनिया होता है, भटिंडा का इक़्तिदार होता है, वो याकूत खान की हत्या कर देता है और रजिया को कैद कर लेता है। वो कहाँ पर, भटिंडा में ही। ये बात सुनकर उसका जो भाई होता है, रजिया सुल्तान का भाई होता है बैराम शाह, वो क्या करता है, दल चालीसा के साथ मिलकर सुल्तान बन जाता है, ठीक है। दल चालीसा के साथ मिलकर अब यहाँ से होता क्या है कि दल चालीसा जो होती है वो ऐसी भूमिका में आ जाती है कि कौन राजा बनेगा कौन राजा नहीं बनेगा, उसका निर्णय भी दल चालीसा के जो प्रमुख थे वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि अल्तुनिया ने रजिया से शर्त के साथ में निकाह कर लेता है कि हम आपसे निकाह करते हैं, इसके बाद में हम दोनों लोग चलेंगे तो जो दिल्ली पर तुम्हारा भाई बैराम साहब बैठा उसको हरा देंगे और हम वहाँ के सुल्तान बन जाएंगे। कौन, अल्तुनिया। अल्तुनिया खुद को सुल्तान बनने की चाह में रजिया से शादी कर लेता है, निकाह वो कर लेता है और दिल्ली पर युद्ध करने के लिए आ रहे होते हैं। तो फिर होता क्या है कि रात में एक कैथल जगह है, वर्तमान में हरियाणा में है, तो कैथल में रात्रि विश्राम हो रहा था अल्तुनिया और रजिया और इनकी सेना का। तो होता क्या कि जो दल चालीसा होती है ना, ये दल चालीसा इसको घेर लेती है और इनकी हत्या करवा देती है। मतलब दोनों की हत्या करवा कर दोनों की हत्या वो कर देती है। कौन, दल चालीसा के जितने सैनिक होते हैं, दल चालीसा में जितने भी मेंबर होते हैं वो सब मतलब वो करके उनकी हत्या करवा देते हैं। रजिया का मकबरा कैथल में ही बना हुआ है, जहाँ उसकी हत्या हुई है वहीं कैथल में इसका मकबरा बना हुआ है। हरियाणा में वर्तमान में अभी भी जगह है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि बैराम साहब जो राजा बनता है, अब वही जीत जाता है तो वही बन जाता है। दल चालीसा भी उसी के साथ में है। तो होता क्या है कि दल चालीसा के ऊपर नकेल लगाने के लिए, दल चालीसा की शक्तियों को रोकने के लिए क्या करता है, नायाब ए मुमलकात नामक एक जो बनाता है
मतलब नायाब ए मुमलकात नामक जो एक वो होगा, अधिकारी होगा, जो कि दल चालीसा के ऊपर रहेगा। वो दल चालीसा के सभी सेवकों का नियंत्रण करेगा, इस तरीके का था। और ये पद किसको दिया? एतगीन को। एतगीन कौन था? बदायूं का इक्तेदार। ठीक है, एतगीन वही एतगीन है जिसको रजिया सुल्तान के विश्वास पात्र हुआ, जो होता था बदायूं का इक्तेदार, उसी एतगीन को ये दल चालीसा का हेड बना देता है। कौन? भाई बैराम शाह। इसके बाद में ये 2 बार राज वो कर पाता है। इसके बाद में होता क्या है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह, कौन? वही जो रजिया सुल्तान के पहले एक बार कुछ समय के लिए सुल्तान बन जाता है, उसका बेटा मसूद शाह 4 वर्ष तक यहाँ का सुल्तान रहता है। कोई उसमें वो नहीं है। नसीरुद्दीन महमूद, ये भी 1246 से 1265 तक ये राज करता है। ये क्या करता है? ये अपना पूरा राजपाट अपने वजीर बलवन को सौंप देता है। उसका जो नसीरुद्दीन महमूद का जो वजीर होता है, बलवन होता है, उसको ये सारा राजपाट सौंप देता है और अपना आराम से रहता है कि जो वजीर है तुम ही सब करो, तुम ही देखो, हमें कुछ नहीं करना है। और उसको उलूग खां की उपाधि दे देता है। बलवन को उलूग खां की उपाधि कौन देता है? यही देता है, नसीरुद्दीन महमूद ही देता है। ठीक है, यही बलवन आगे चलकर इसकी हत्या वो कर देता है और खुद गयासुद्दीन बलवन के नाम से राजपाट शुरू कर देता है, खुद सुल्तान बन जाता है। और इतना निरंकुश सुल्तान बनता है कि गुलाम वंश का सबसे निरंकुश सुल्तान इसी को ही कहा जाता है। अब आप ये मान लीजिए, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका समय काल कितना है? 1265 से 1287 तक। 1265 से 1287 तक 20-22 वर्ष का इसका समय काल है। इसकी उपाधि क्या थी? जिल्ले इलाही। इसकी उपाधि थी जिल ए इलाही, मतलब भगवान की परछाई, अल्लाह की परछाई खुद को ये मानता था, जिल ए इलाही। इसका वंश जो था वो अफरासियार वंश का, ये खुद को बोलता था कि मैं अफरासियार वंश से हूँ। वंश का ये लोग जो वंश बोल देते थे वही इनकी जो उस समय की जनता थी वो मान लेती थी कि ठीक है आप इस वंश के होंगे। इस वंश का प्रथम उल्लेख शाहनामा में मिलता है। अफरासियार वंश बहुत ही फेमस वंश था, मतलब इस्लाम जगत में इस वंश का नाम बहुत ही अच्छा था उस समय पर। तो ये खुद को बोलता है कि मैं उस वंश से हूँ, कोई इसका वो औचित्य वो नहीं होता है, लेकिन फिर ये बोलता है। अब इसने जो कार्य किए वो हम देख लेते हैं। इसने दल चालीसा का अंत किया। बलवन ने दल चालीसा का अंत कर दिया, क्योंकि ये भी वही उसी से था। पहले ये दल चालीसा का ही वो था, हिस्सा था। इस वजह से ये जानता था कि अगर मैंने इसको नहीं हटाया तो फिर ये दल चालीसा फिर कुछ गेम करेंगे और मुझे भी सुल्तान पद से हटा देंगे। तो ये दल चालीसा का अंत कर देता है और खुद को अल्लाह की परछाई बताता है। ठीक है, खुद को अल्लाह की परछाई बताता है, बोलता है कि मैं ही अल्लाह की परछाई हूँ और अल्लाह मुझसे सीधे बात करते हैं। अब आप ये मान लीजिए, इसने अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर सेवानिवृत्त किया। पहले ये होता था भैया 80 साल के बुढ़े हो गए फिर भी सैनिक हैं, तो उन सबको कहा कि भैया जितने भी 50-60 साल के ऊपर वाले हैं सब एक तरफ हटो। जो भी अयोग्य हैं, जो भी लंगड़े लूले हैं, जवान है लेकिन कोई हाथ कट गया है युद्ध में, उनको भी इसने कहा कि चलो तुम हटो, तुम्हें पेंशन मिलेगी, खर्चा मिलता रहेगा, लेकिन तुम युद्ध पे नहीं जाओगे। इसने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति का मतलब होता है कि एन केन किसी भी तरीके से मुझे अपनी सत्ता चलानी है, या तो मेरी बात मानो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, या तो मानो या मरो, इस तरीके से था। तो उसको कुल मिलाकर उद्देश्य क्या था कि अपनी जो प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, इसने सजदा और पाइबोस की जो प्रथा थी वो भी इसने स्टार्ट की। सजदा और पाइबोस, सजदा मतलब होता था कि अपना सर झुकाकर सुल्तान के सामने, जैसे ही अगर आप मिल रहे हैं तो सबसे पहले अपने सिर के ऊपर जो भी अगर आप पगड़ी टोपी कुछ भी लगाए हैं उसको उतार कर उसके मतलब झुककर उनको मतलब वो करेंगे। इसके अलावा पाइबोस जो प्रथा इसने चलवाई थी, इसमें ये होता था कि सुल्तान के पैरों को चूमा जाता था। जो भी सुल्तान होता था उसके पैरों को चूमा जाता था, क्योंकि ये खुद को अल्लाह की परछाई मानता था। इस वजह से इसने जो पाइबोस प्रथा थी इसका इसने शुरुआत करवाई। इसके बारे में जो शाहजहाँ जब मुगल वंश के जो राजा बनते हैं वो इस पर रोक लगा देते हैं कि अब ये प्रथा नहीं चलेगी, और औरंगजेब इस प्रथा का अंत ही कर देते हैं कि भैया ये प्रथा अब कोई भी राजा नहीं वो कर सकता है। तो औरंगजेब इस प्रथा का अंत ही वो कर देते हैं। ठीक है, इसने एक अच्छा काम किया। इसने फारसी नववर्ष जो होता था नवरोज, उसकी शुरुआत करवाई इसने। और कब? 21 मार्च को कहा कि हर साल 21 मार्च को नवरोज त्यौहार मनाया जाएगा, और अभी भी ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसने गुप्तचर विभाग की शुरुआत की। बलवन ने ही सल्तनत काल में पहली बार गुप्तचर विभाग की शुरुआत की। इसने अपने गुप्तचर फैलाए, वो CIA जो होते हैं, IB हो गए अपने यहाँ के, रॉ हो गए, रॉ एजेंट टाइप में, उस टाइम के इसने स्टार्ट करवाया। इसने मंगोलों पर नियंत्रण के लिए सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज बनाया, मंगोलों पर नियंत्रण के लिए। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि दीवान ए अर्ज क्या है? तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है, तो मंगोलों पर नियंत्रण के लिए इसने बनवाया था। सीधे सिर्फ हमें सैन्य विभाग पर याद करना है कि दीवान ए अर्ज मतलब सैन्य विभाग। ठीक है, इसके बाद अमीर खुसरो ने बलवन के काल में ही अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। अमीर खुसरो, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने 7 सुल्तानों का समय काल देखा है। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का समय काल देखा है। ठीक है,
तो साहित्यिक जीवन की शुरुआत इसी के समय होती है, बलवान के समय होती है। इसका पुत्र, किसका, बलवान का पुत्र शहजादा मोहम्मद को उत्तर पश्चिम भारत का शासक घोषित कर देता है। वर्तमान के जो हमारा पाकिस्तान जो क्षेत्र है, हमारा काय को, हाँ लेकिन जो भी है जो पाकिस्तान क्षेत्र है, तो इस तरह से ये मान लीजिए अगर भारत है तो ये पाकिस्तान क्षेत्र है, यहाँ का वो राजा घोषित कर देता है। किसको, शासक घोषित कर देता है अपने पुत्र को, शहजादा मोहम्मद को। लेकिन होता क्या है कि 1287 में मंगोलों का दूसरा आक्रमण होता है। पहला आक्रमण कब होता है, जब इल्तुतमिश राजा होता है, जलालुद्दीन मंगबरनी के जब भारत पर आ जाता है, उस समय पर होता है मंगोलों का पहला आक्रमण। तो 1287 में होता है मंगोलों का दूसरा आक्रमण, जिसमें शहजादा मोहम्मद मारा जाता है और पुत्र वियोग में बलवान भी मर जाता है। दोनों की जो कब्र है महरौली पार्क में मतलब इनके दफनाया जाता है, और जो अभी भी महरौली पार्क दिल्ली की फेमस जगह है, वहाँ पर इनकी कब्र मौजूद है। इसके बाद होता क्या है, बलवान का पौत्र, क्योंकि जो उसका सुपुत्र था शहजादा मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये भी मर जाता है, तो इसका जो पौत्र होता है कैकूबाद, वो राजा बनता है। कैकूबाद जो होता है वो राजा बनता है, सुल्तान बनता है। कब, सिर्फ 3 वर्ष के लिए, 1287 से 90 तक। ये क्या करता है, मलिक फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि दे देता है। ये मलिक फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि दे देता है, शाइस्ता खान इस तरीके से तो उपाधि दे देता है। इसकी एक कमजोरी क्या थी कि काम वासना से लिप्त सुल्तान था, मतलब ये हमेशा काम वासना में ही लिप्त था, और इसने मलिक फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि दी, और 3 वर्ष तक नाम इसका रहा, पूरा राजकाज मलिक फिरोज ही वो करता रहा। होता क्या है कि 1290 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और गुलाम वंश का, मतलब बलवान के वंश का एवं गुलाम वंश का आखिरी शासक होता है, वो कौन होता है, कैमूर जो होता है वो इसका आखिरी शासक होता है। और इसकी हत्या करके मलिक फिरोज इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना वो कर देता है, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से वो राजा बनता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। अगर आपने वो अलाउद्दीन खिलजी वाली मूवी देखी होगी तो उसी में ये अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इनके बारे में अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अब चलो आपको एक बार रिकैप करवा देते हैं, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ी बड़ा हो गया है। तो दिल्ली सल्तनत, इसका समय काल 1206 से 1526 तक। इसके बाद में गुलाम वंश की शुरुआत होती है, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में ये सिपाही सालार के पद पर ही कार्य करता है, ये सिंहासन पर नहीं बैठता है। इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो जाती है। जूड का युद्ध ये आप याद कर सकते हैं, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में होता है, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है, और इल्तुतमिश का जो राज है वो स्टार्ट हो जाता है 1211 से 1236 तक। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये भारत का प्रथम सुल्तान भी होता है। 1221 में चंगेज खां का पहला आक्रमण होता है, और इसने टंका और जीतल 2 सिक्के चलवाए, एकता प्रथा की शुरुआत करवाई, दल चालीसा का गठन किया, राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया। इसके बाद रजिया सुल्तान 1237 से 1240, याकूत खान के बारे में आप देख लीजिए। 1240 में अल्तुनिया खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, फिर इसके बाद याकूत खान की हत्या करके रजिया को कैद कर लेता है। ठीक है, इस तरह से ये था। बैराम शाह राजा बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनता है, नसीरुद्दीन महमूद बनता है, फिर सीधे सीधे ये बलवान को उलूग खां की उपाधि दे देता है। गयासुद्दीन बलवान 1265 से 1287 तक इनका राज होता है। उपाधि चिल्ले इलाही, वंश अफरासियार। ये दल चालीसा का अंत कर देता है, खुद को अल्लाह की परछाई मानता है, और दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति अपनाता है। सजदा पाइबोस की प्रथा शुरू करवाता है, फारसी नववर्ष नवरोज की शुरुआत करवाता है, गुप्तचर विभाग की शुरुआत, दीवान अर्ज, इसके बारे में जरूर गौर करके देख लेना, दीवान अर्ज, सैन्य विभाग दीवान अर्ज की शुरुआत करवाता है। और अमीर खुसरो का समय साहित्यिक जीवन शुरू होता है, और उत्तर पश्चिम भारत का राजा बना देता है शहजादा मोहम्मद को, जो कि द्वितीय मंगोल आक्रमण में मृत्यु हो जाती है, और पुत्र वियोग में बलवान की ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राजा बनता है कैकूबाद 1287 से 1290 तक। ये मलिक फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि देता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर होता है, जिसकी हत्या करके मलिक फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करता है, और इसी के साथ गुलाम वंश भी समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ हमारे वीडियो की भी समाप्ति होती है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, और देखते रहिए, और अपनी नॉलेज हमसे बताइए, और आप भी सीखिए, हम भी सीखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।